स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हमें जो है आपका चैप्टर नंबर 19 जो है जैव विविधता में इसका संरक्षण, तो इसका जो संरक्षण वाला पार्ट था इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से कार्य किए गए, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई, क्या प्रयास किया गया कि हम जैव विविधता को बचा सके, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जैव विविधता जो है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। ठीक है, कई सारे महत्व हमने जाने थे। ठीक है, सो ऐसे में जब वो इतना महत्व रखती है तो उसके लिए जैव संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए जाने वाले जो उपाय हैं या जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में बताइए, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि जब जैव विविधता के महत्व का पता चला और जब हमें पता चला कि विश्व में कई सारे जो जीव हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, कई सारे जो है विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं और ऐसी संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने की जरूरत है, तब हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास क्या किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी देशों का एक संगठन है, कई सारे देशों का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन 1968 ईस्वी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया गया जिसका नाम क्या था? विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। पूरे विश्व का प्राकृतिक संरक्षण करने वाला जो संघ था उसे ही क्या बोला गया? विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, IUCN। कभी कभी IUCN की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो आप सिंपल कह दोगे इंटरनेशनल यूनियन, अब ध्यान से देखिएगा, फॉर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कई बार हम गलती कर देते हैं कि हम दोनों में ऑफ लगा देते हैं, नहीं, इंटरनेशनल यूनियन तो है लेकिन किसके लिए? इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फॉर। ठीक है, तो आप क्या कह दोगे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म अक्सर एक नंबर में पूछ ली जाती है तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, सो IUCN की फुल फॉर्म आपको पता चल गई। हिंदी में इसका नाम विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ हो गया। इसकी स्थापना कब हुई? 1968 में हुई और किसके अधीन की गई? तो आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन की गई। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब ये जो संघ था, इस संघ ने 4 वर्ष तक अध्ययन किया। 1968 में संघ बना था, उसके बाद पूरे विश्व में जितने भी जीव जंतुओं की प्रजातियां रहती थी, वनस्पतियों की प्रजातियां रहती थी, यानी पेड़ पौधे जंतु, सभी प्रजातियों का अध्ययन किया गया और 1972 के अंदर इस संघ ने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था रेड डाटा बुक। अब आप कहेंगे कि ये रेड डाटा बुक क्या है? तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सभी जितनी भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जितनी भी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं कि अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, ऐसी प्रजातियों के नाम लिखे गए हैं। क्योंकि जो प्रजातियां खत्म हो गई उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाली है उनको तो बचा सकते हैं ना, कि कम से कम वो गायब ना हो, वो विलुप्त ना हो, ठीक है, वो खत्म ना हो जाए, सारी की सारी मर ना जाए। इससे बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए हमने उनकी लिस्ट बना ली। साथ के साथ हमने ये देख लिया कि ये जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं वो कहाँ पर रहती हैं, उनका आवास कहाँ पर है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि ये जो आवास जहाँ पर भी ये रह रही हैं, यहाँ पर इनकी कितनी संख्या मौजूद है, यानी कि कितनी संख्या में ये प्रजातियां बची हुई है। अगर वो संख्या हमें कम होती दिखाई दी तो हम और प्रयास करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी कि रेड डाटा बुक के अंदर जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं उनके अंदर जो जो प्रजातियां आती हैं उनको लिस्ट आउट किया गया है, उनके नाम लिखे गए हैं और वो कहाँ पर उनका आवास है ये जो है पूरा का पूरा ब्यौरा लिखा गया है और उनकी संख्या क्या है ये भी वहाँ पर मेंशन किया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब इसके आधार पर ये जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ है, इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण करने के लिए विश्व की जितनी भी प्रजातियां हैं उनको 5 संवर्गों में बांट लिया, कि जितनी भी प्रजातियां हैं उनको 5 भागों में बांट लिया और उसके अकॉर्डिंग उनको फिर इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, कि
ऐसा ना हो कि जो जाति बहुत ज़्यादा संख्या में है, जो विलुप्त होने का जिसको खतरा नहीं है, हम सारा का सारा उसको प्रयास जो है उस पर ही सारा का सारा प्रयास लगा दें, और कहीं दूसरी प्रजाति जिसकी तरफ हम ध्यान ही ना दें और वो विलुप्त हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे में कुछ अलग अलग श्रेणियां बांट ली गई कि कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, कौन कौन से वाली विलुप्त होने वाली है, और कौन कौन सी ऐसी है जो उस श्रेणी में आ जाएगी कि ये जल्दी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पर 5 संवर्गों में हमने सबसे पहले बांटा। ठीक है, सो एक एक संवर्ग, वैसे तो आपको नोट्स जो है वो PDF में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इनका मतलब आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आती है विलुप्त प्रजातियां। तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऐसी प्रजातियां जो आजकल हमें धरती पर देखने को नहीं मिलती, यानी ये विश्व के अंदर कहीं भी जीवित नहीं है, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। जो पहले होती थी अब नहीं है, ठीक है, जो पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो ऐसी प्रजातियां क्या है, विलुप्त प्रजातियां। और इसका एक एग्जाम्पल हमें बचपन से याद होता है, कौन सा, डायनासोर। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण है वो है जैसे कि डायनासोर हो गया, इसके अलावा डोडो पक्षी। एक डोडो पक्षी जो है वो पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। इसके अलावा डायनासोर हो गया, डोडो पक्षी हो गया, डायनासोर हो गया, और इसके अलावा एक रामनिया पादप और होता था, रामनिया पादप जो है वो भी अब विलुप्त हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। ये तीनों चीज़ें पहले होती थी, अब कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है क्योंकि इनका संरक्षण नहीं किया गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे संवर्ग पर, संकटग्रस्त प्रजातियां। तो इसमें भी बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है, यानी कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये इन फ्यूचर जल्द ही भविष्य में ये विलुप्त हो जाएंगी। यानी जो विलुप्त होने ही वाली है, ऐसी प्रजातियों को किस में रखा जाता है, संकटग्रस्त प्रजातियों में रखा जाता है। जैसे चीता, बाघ, बगेरा, जिंगो, बाइलोबा, सर्पगंधा जो मैंने आपको बताया था, सर्पगंधा। ठीक है, चीता, बाघ, इस तरह से। और एक और एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो, जैसे कि गेंडा है। तो गेंडा जो है वो लगभग यहाँ पर जो है एक डाउट हो जाता है कि गेंडा जो है वो विलुप्त प्रजाति है। नहीं, गेंडा जो है वो संकटग्रस्त प्रजाति है। गेंडा है तो सही लेकिन वो विलुप्त होने वाला है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो सर्पगंधा और गेंडा ये आपने देख लिए, बाघ, चीता, बघेरा और जिंगो बाइलोबा, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों के उदाहरण हैं। अब आता है अति संवेदनशील प्रजातियां। तो हम कहेंगे कि ऐसी प्रजातियां जो काफी कम होती जा रही हैं, ऐसी प्रजातियां जो काफी कम होती जा रही हैं, वो जल्द ही, ऐसी प्रजातियां जो जल्द ही संकटग्रस्त वाली श्रेणी में आ जाएगी। ऐसी प्रजाति जो शीघ्र ही संकटग्रस्त वाली श्रेणी में आ जाएगी, यानी उनके अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा कि अगर उनको बचाया नहीं गया तो उन पर भी खतरा हो जाएगा कि वो विलुप्त हो सकती हैं। तो ऐसी प्रजातियों में यानी कि वो शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएगी। ऐसे हैं याक, नीलगिरी लंगूर, लाल पांडा और एक है कोबरा, लाल पांडा, नीलगिरी लंगूर। आप कुछ एक एग्जाम्पल जो है याद कर लें। ठीक है, कोबरा हो गया, लाल पांडा हो गया, नीलगिरी लंगूर हो गया, और इस तरह के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमें 2 या 3 एग्जाम्पल्स याद करने हैं। याक लिख सकते हो, याक भी इसका एक एग्जाम्पल है। और एक और होता है जिसका नाम होता है ब्लैक बग। ठीक है, सो ब्लैक बग जो है वो भी इसी के अंदर आता है, ब्लैक बग। तो ये कुछ है जो संवेदनशील प्रजातियां हैं, यानी अति संवेदनशील प्रजातियां, अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो जल्द ही संकटग्रस्त प्रजातियों में चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नीलगिरी लंगूर जो है वो इनमें से कौन सी प्रजाति में आता है। ठीक है, सो आपसे जो है आपको आंसर करना होगा, अति संवेदनशील प्रजाति में आता है। 3 हो गए। उसके बाद चौथा है दुर्लभ प्रजातियां। अब है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियों का मतलब है कि ऐसी प्रजातियां जो प्राय सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र है वो केवल वहीं पर ही पाई जाती है, विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती।
यानी कि मान लीजिए कि भारत के अंदर एक जंगल एक कोना ऐसा है कि एक प्रजाति ऐसी है जो केवल यहीं पर पाई जा सकती है, पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाई जाएगी। और अगर मान लीजिए कि भारतीय किसानों ने ये जो जंगल है वो खत्म कर दिया तो ये प्रजाति तो खत्म हो गई ना। ये यहीं थी और यहीं रह सकती थी, यहीं थी, और जब जंगल बर्बाद हो गया तो और कहीं रह नहीं सकती, ये प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो ऐसी प्रजातियों को क्या बोला जाता है? दुर्लभ प्रजातियां, यानी कि वो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में सीमित होती है और भौगोलिक क्षेत्र के नष्ट होने की वजह से वो वहां पर विरल होती जा रही है। यानी कि वो भी धीरे धीरे पहले अति संवेदनशील की स्थिति में आएंगे और फिर संकटग्रस्त प्रजाति और फिर वो विलुप्त भी हो जाएंगे अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो। अब दुर्लभ प्रजातियों में अगर आपको एग्जाम्पल देना पड़ जाए तो आप क्या दोगे? तो लाल भेड़िया, हैनान गिब्बन और ग्यावान गैंडा जो है वो इसमें आता है। ग्यावान गैंडा और ग्यावान गैंडा है। इसके अलावा हैनान गिब्बन है। ये आपके अजीब अजीब से नाम आपको जो है लग रहे होंगे क्योंकि ये किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, नॉर्मल नहीं घूमते हैं। कुत्ते बिल्ली तो आपने देखे ही होंगे जो नॉर्मल घूमते हैं, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं घूमते हैं तो हमें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ग्यावान गैंडा जो है, नेक्स्ट जो है हैनान गिब्बन। इसी तरह से लाल भेड़िया जो होता है, लाल भेड़िया ये भी दुर्लभ प्रजातियों में पाया जाता है, आता है, यानी कि ये किसी विशेष स्थान पर ही होते हैं, ठीक है, उसी स्थान पर ये सीमित रहते हैं। और दुनिया की जितनी भी प्रजातियां इन 4 कैटेगरीज में आ गई वो तो आ गई, लेकिन जो बाकी की बची वो इनमें आ जाएगी, यानी कि जिनके बारे में कोई पर्याप्त जानकारी हमें मौजूद नहीं है, पता नहीं है कि वो विलुप्त होगी कि नहीं होगी, पता नहीं है कि उनकी संख्या कितनी है कितनी नहीं है, तो वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। यानी जिनके बारे में हमें आंकड़े अपर्याप्त रूप से दिए गए हैं, यानी आंकड़े हमें नहीं पता है, तो ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उन्हें ऊपर वाले किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया है, तो वो बाकी की बाकी कहाँ आ जाएंगी? यहाँ पर आ जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हम ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे? विलुप्त प्रजातियों पर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गई। संकटग्रस्त प्रजातियों पर करेंगे, उससे थोड़ा सा कम अति संवेदनशील प्रजातियों पर ध्यान देंगे, उससे थोड़ा सा कम दुर्लभ प्रजातियों पर ध्यान देंगे, और फिर जो है इनकी बारी आएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें तो एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जितने बच्चे इसमें आएगी। चलिए, अब ये तो था, हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में। अब हम करते हैं बात राष्ट्रीय प्रयासों की, कि हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर केवल भारत के अंदर क्या क्या प्रयास किए गए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत के द्वारा जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए। राष्ट्रीय प्रयासों की अगर बात की जाए तो जैव विविधता पर अंतरराष्ट्रीय संधि जो थी CBD की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो यहाँ पर जब हमने बायोडाइवर्सिटी को लेकर के ये संधि साइन कर ली तो अब हम प्रतिबद्ध हो गए कि भारत सरकार को अब जैव विविधता के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने ही बहुत आवश्यक थे, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ये संधि साइन कर ली थी, और जब हम कोई ट्रीटी साइन कर लेते हैं तो हम उस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि हम भी उस चीज़ के लिए कुछ प्रयास करें, ठीक है। सो ऐसे ही प्रयास करने थे, तो इसके लिए इस प्रतिबद्धता को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने 2002 के अंदर, केंद्र सरकार ने 2002 के अंदर जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया, जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया, जिसके निम्नलिखित 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? सिंपल, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य था कि जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे वह लंबे समय तक रहे। जैव विविधता को इस प्रकार से हम उपयोग करें ताकि एकदम वो नष्ट ना हो जाए, उसको बचा करके रखा जा सके लंबे समय तक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यानी ऐसा उपयोग करें कि वो लंबे समय तक टिक सके, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि ऐसे ना हो कि हम जो है
किसी देश के जैव विविधता संसाधनों का समान वितरण, यानी कि देश के अंदर जितने भी हमारे जैविक संसाधन हैं उनका जो वितरण है वो समान रूप से हो, सभी तक उनकी पहुंच हो, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि एक तबका उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर ले और दूसरे तबके के लिए वो मिले ही ना। तो ऐसे में दूसरा तबका भी तो उसको लेने के लिए दौड़ेगा, और जब दूसरा तबका उसको लेने के लिए दौड़ेगा तो ऐसे में वो जो संसाधन है उस पर खतरा पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में खास करके जैविक संसाधन, ठीक है, जीव जंतु वाले संसाधन, ठीक है, तो देश के जैविक संसाधनों का समान वितरण हो ताकि ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंच सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कम संसाधनों का उपयोग करके लाभ दे सकें, ठीक है, ताकि वो जो संसाधन हैं उनके अस्तित्व पर खतरा ना आए, जैव विविधता बनी रहे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमने पारित कर दिया 2002 के अंदर जैव विविधता एक्ट, ठीक है, ये एक्ट पारित कर दिया जिसके उद्देश्य ये थे। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो है हमने जो है 3 स्तरीय संगठनों का प्रावधान किया कि भारत के अंदर 3 स्तरों पर कुछ संगठन बनाए गए। वो संगठन कौन कौन से स्तर पर थे? एक तो था राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा था राज्य स्तर पर और तीसरा था स्थानीय स्तर पर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब है राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे भारत के अंदर एक संगठन बना दिया गया, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसका नाम है NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा राज्य स्तर पर जो बनाया गया उसे बोला जाता है राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म भी आपको साथ के साथ याद होनी चाहिए, इसीलिए जो है हम इसको एक अलग लेक्चर में पढ़ रहे हैं। हालांकि आज की क्लास बहुत छोटी सी है, वो थोड़ा सा मैटर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो SBB यानी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर पर विविधता प्रबंधन समिति बनाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, या इसको जैव विविधता प्रबंधन समिति भी कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये तो कर दिया गया, इसके अलावा यहाँ पर क्या किया गया कि पहले कोई भी शिकायत होती थी, चाहे वो वनों से रिलेटेड हो, चाहे वो वायु से, जल से, पर्यावरण से या जैव विविधता से रिलेटेड हो, तो उनकी जो शिकायतें थी वो कहाँ पर दर्ज करवाई जाती थी? उच्च न्यायालयों में जो है उनकी जो शिकायतें थी वो किसके द्वारा सुनी जाती थी? जो अपील होती थी वो राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा सुनी जाती थी, ठीक है। जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट जो होते हैं, उनके द्वारा सुनी जाती थी और सभी के अलग अलग विभाग थे। तो ऐसे में बायोडाइवर्सिटी जो थी उसकी तरफ सारे मिलजुल करके प्रयास नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में क्या किया गया कि भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु, जैव विविधता कानूनों को एक दायरे में लाने के लिए, यानी कि एक ही चीज में वो सिमट जाए कि कोई भी शिकायत आई वहां पर चली जाए, और वो शिकायत जो है वहां पर जब जाएगी तो उसको एक दायरे में लाने के लिए 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है वो सभी शिकायतों की सुनवाई करता है, चाहे वो पर्यावरण की हो, वन की हो, जल की हो, वायु की हो या जैव विविधता कानूनों की सुनवाई हो। तो अब वो कौन करता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अब आप कहेंगे कि इसके बनाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो सिंपल सी बात, आपको पता है भारत के अंदर बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनकी अपील की जाती है और वो कई सालों सालों तक लटकते रहते हैं, ठीक है। ऐसे में जब वन और पर्यावरण संबंधी अगर कोई शिकायत आएगी और सालों सालों तक जब तक उसकी सुनवाई नहीं होगी तब तक तो वो जंगल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बचाना जो है उसका व्यर्थ प्रयास होगा कि मान लीजिए कोई जंगल है उसको बचाना चाह रहे हैं और कोई जो है मान लीजिए कंपनी है वो उसको जंगल को नुकसान पहुंचा रही है, आप मान लीजिए कि वहाँ पर उसके जो है विरोध में केस करते हैं और ऐसे में आपकी हाई कोर्ट में बहुत सारे केस लटके पड़े हैं, ऐसे में आपका भी केस लटक जाता है। अब वो लटक जाता है तो ज़्यादा हम प्रयास भी नहीं करना चाहते क्योंकि जो है आर्थिक स्थितियाँ भी इससे जो है गड़बड़ा जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या था कि मान लीजिए कि 10 साल बाद उस केस की सुनवाई होती है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है सुनवाई पर लगा भी रहता है तो भी 10 साल बाद सुनवाई होती है, तब तक तो पता चलता है कि उस कंपनी ने वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग
जगह ही खड़ी कर दी। जिस जंगल को हम बचाने का प्रयास कर रहे थे वो बचा तो है ही नहीं, समझ में आ गया। जो है जैव विविधता जो है हमारी वो तो नष्ट हुई ना। तो ऐसे के लिए एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण बना दिया गया कि अगर कोई भी शिकायत हो तो यहाँ पर जाएगी, ये उसकी सुनवाई कराएगा ताकि पता चल सके कि ये जो है जल्दी करने वाला काम है। तो ऐसे में जब जल्दी करने वाला काम है तो वहाँ उनकी सुनवाई जल्द हो सके, इसलिए जो है जल्दी सुनवाई हो सके, इसलिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। अब इनसे रिलेटेड, इन मामलों से रिलेटेड, पर्यावरण, वन, जल, वायु, जैव विविधता कानूनों से रिलेटेड जो भी सुनवाई होगी वो कौन करेगा? ये करेगा, उच्च न्यायालय नहीं करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयास, ठीक है। नेक्स्ट हमसे लास्ट ही टॉपिक है बस चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि जैव विविधता का जब हम संरक्षण कर रहे हैं, जैव विविधता का जब संरक्षण कर रहे हैं तो जैव विविधता का जो संरक्षण है उसके भी दो प्रकार हैं। ध्यान से देखिएगा, जैव विविधता का हम क्या कर रहे हैं, जैव विविधता संरक्षण जब कर रहे हैं तो इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार से किया जाता है। एक तो इसका प्रकार है आपकी बुक में दिया हुआ है, ध्यान से इसको समझिएगा। एक तो है स्वस्थानीय संरक्षण, एक तो है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण। बहिस्थानीय संरक्षण। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मान लीजिए कोई संकटग्रस्त प्रजाति, उसके विलुप्त होने का खतरा है, और क्योंकि जब उसको प्राकृतिक आवास में रखा जाता है तो प्राकृतिक आवास जो होता है ना वो नेचुरल होता है। मान लीजिए कि एक तो आपको घर में ही रख के आपका इलाज किया जाए और दूसरा है कि हॉस्पिटल का माहौल है वहाँ पर जाकर के आपका इलाज किया जाए, ठीक है। सो व्यक्ति के ज़्यादा ठीक होने के चांसेस ये होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ कहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए, घर पर प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। क्योंकि वो घर के माहौल में रहता है तो वो ठीक रहता है, ठीक है। वनस्पति के साथ ऐसा ज़्यादा होता है, ठीक है। जीव जंतुओं के साथ ऐसा ज़्यादा होता है कि वो अपने प्राकृतिक निवेश में ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, बजाय कि कृत्रिम परिवेश के, ठीक है। तो ऐसे में मान लीजिए कि ये कोई जंगल है और इसमें कोई संकटग्रस्त प्रजाति है। यहाँ पर मान लीजिए कि वो प्रजाति जो इस जंगल के अंदर रह रही है, हमने क्या कर दिया, इसको, ये जो क्षेत्र है जो इसका प्राकृतिक आवास था उसको सुरक्षित कर दिया कि इसके अंदर कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं होगी। जब मानवीय गतिविधि नहीं होगी तो इसके अंदर वो सुरक्षित है ना, है बिल्कुल सुरक्षित। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। लेकिन मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए कि इस जंगल के दूसरे जानवर, कोई छोटा पक्षी है जो विलुप्त होने वाला है, इस जंगल के दूसरे जानवर इस पक्षी के पीछे पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पक्षी को यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से लेकर जाएंगे और कृत्रिम आवास में ले जाएंगे। कृत्रिम आवास यानी कि ऐसा आवास जो मानव निर्मित है और वो बिल्कुल वैसा ही है, उसे सारी की सारी परिस्थितियां वैसे ही मिलेंगी प्राकृतिक परिवेश वाली, लेकिन वो उसका कृत्रिम आवास हो जाएगा, ठीक है। सो कृत्रिम आवास और ये हो गया प्राकृतिक आवास, ठीक है। ये क्या हुआ कि जहां पर वो था उसी पर उसका संरक्षण कर दिया गया। तो इस प्रकार का जो संरक्षण है उसे कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। ये चीज आपको समझ में आ गई। और दूसरा जो है जहां पर उसको बाहर ले जाया गया, कृत्रिम आवास में ले जाया गया, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तब उसे कृत्रिम आवास में रखा जाता है। उसको जो है अच्छे से उस पर नजर रखी जाती है, अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसको बचाया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है। तो ऐसे संरक्षण को हम क्या कहते हैं, बहिस्थानीय संरक्षण। तो दोनों के दोनों आप समझ चुके हैं, स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण। और स्वस्थानीय संरक्षण के लिए आपको पता है कि वर्तमान में भारत में 14 जैव मंडल रिजर्व हैं, 99 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 523 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। यानी स्वस्थानीय के लिए आपकी बुक में ये डेटा दिया गया है, आपको नोट्स में भी ये मिलेगा, पीडीएफ में भी ये मिलेगा कि हमारे जो है 14 जैव मंडल रिजर्व, 99 राष्ट्रीय उद्यान, 523 वन्य जीव अभ्यारण्य और 47 जो है हमारे
47 जो है हमारे संरक्षित रिजर्व स्थापित किए गए हैं, यानी कि प्राकृतिक जो परिवेश है वो दिया गया है। और अगर देखें कृत्रिम परिवेश अगर दिए जाने की बात करें तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला होती है, वनस्पतिक उद्यान होता है, बीज बैंक होता है, चिड़ियाघर होता है। तो इसके अंदर जो है इनका संरक्षण किया जाता है। बीज बैंक है जैसे, तो वहाँ पर बीजों का संरक्षण किया जाता है कि कहीं वो प्रजातियाँ जो है वो समाप्त न हो जाए। जैसे हमने पढ़ा था कि चावल जो होते हैं, चावल की कई सारी प्रजातियाँ हैं, लेकिन चावल की जो प्रजातियां हैं उनमें से किसान उसी प्रजाति को बोता है जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे। जो प्रजातियां लाभ नहीं देती हैं उनको किसान क्यों बोएगा? जब किसान नहीं बोएगा, कोई बोएगा ही नहीं, तो वो प्रजाति तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। और उसको विलुप्त होने से बचाने के लिए हमने जो उसको कहाँ पर रख लिया? बीज बैंक के अंदर रख लिया। बीज बैंक के अंदर उन सभी प्रजातियों को खेती करके या किसी भी तरीके से उनको बचाया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है। बहिस्थानीय संरक्षण और स्वस्थानीय संरक्षण के बारे में आपको समझ में आ चुका है। हमारा जो चैप्टर था जैव विविधता में इसका संरक्षण सभी आयामों में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। जो भी डिस्कशन हमने किया, जो भी हमने पढ़ा, आपको उसको याद करना है। डेटा के बारे में मैंने आपको जो भी बताया, जो डेटा हमने छोड़ने थे वो छोड़ने हैं, और जो हमने याद करने हैं वो आप याद करोगे। समझ में आ गया? ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।